हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है जो कि फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री थी इंडिया में। और जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके बाद ग्रीस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका एक पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो ग्रीक की हिस्ट्री है ना उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहला पार्ट है उसको होमरिक पीरियड में, मतलब जो पहला पार्ट है उसको होमरिक पीरियड कहा गया है। फिर दूसरा स्पार्टन पीरियड, तीसरा अर्ली एथेनियन पीरियड और चौथा है लेटर एथेनियन पीरियड। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये आ जाता है कि होमरिक पीरियड को और क्या कहा जाता है, तो वो होता है डार्क एज। फिर एक क्वेश्चन आता है कि गोल्डन एज कौन से टाइम को बोला जाता है, तो वो था लेटर एथेनियन पीरियड। ठीक है, इन दोनों से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और जो स्पार्टन पीरियड है उसको क्लासिकल एज कहा जाता है। और टाइमलाइन भी मैंने लिख दी है, 1200 टू 800 बीसी जो कि होमरिक पीरियड था। उसके बाद 800 टू 700 बीसी जो कि स्पार्टन पीरियड था। देन अर्ली एथेनियन पीरियड जो कि 700 टू 500 बीसी एंड फॉलोड बाय 500 टू 300 बीसी जो कि लेटर एथेनियन पीरियड था। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ते हैं होमरिक पीरियड के बारे में। तो जो होमरिक पीरियड है इसका जो नाम है, ये एक पोइट थे, ब्लाइंड पोइट थे जिनका नाम था होमर, उनके ऊपर रखा गया है। और जिन्होंने जो दो एपिक्स लिखे थे, इलियाड एंड ओडिसी। और ये बहुत ही फेमस एपिक्स हैं, जैसे इंडिया में महाभारत और रामायण है। तो जैसे इंडिया में रामायण और महाभारत है वैसे ही वहाँ पे इलियाड एंड ओडिसी को मतलब बहुत ही ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो होमरिक पीरियड था उसकी फिलॉसफी क्या थी, तो ये क्वेश्चन काफी आ जाता है। तो उनकी जो फिलॉसफी थी वो था मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। यानी कि वो फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ भी कह सकते हैं, उन दोनों के ही ऊपर फोकस करते थे। मतलब एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते थे। और उनका मोटो क्या था, तो वो था इंडिविजुअल एक्सीलेंस। ठीक है, उसके बाद की फीचर्स देख लेते हैं। तो वो क्या थे, डांसिंग वाज अ पैशन फॉर ग्रीक्स। और वो जो है बिफोर डेथ और एट द टाइम ऑफ डेथ, दोनों ही टाइम टाइम पे मतलब ऐसे डांस करके उसको एक तरह से फेस्टिवल की तरह मनाते थे। ठीक है, डांसिंग वाज अ पैशन, ग्रीक डांस बिफोर एंड एट डेथ। ठीक है। उसके बाद है जो ये था, जो उनके दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, वो था, एक था जिम्नास्टिक्स और दूसरा था म्यूजिक। तो ऐसा कहा जाता था, जिम्नास्टिक्स फॉर द बॉडी एंड म्यूजिक फॉर द सोल। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, म्यूजिक फॉर द सोल ऐसे करके इसको कहा जाता था। फिर फ्यूनरल गेम्स होते थे। और ये जो पहली बार जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो होमर के द्वारा ही किए गए थे। ठीक है, जिसके अंदर चैरिट रेसिंग और चैरियट रेसिंग, रेसलिंग, फुट रेसेस, शूटिंग द एरो, तीरंदाजी जो होती थी, और एथलेटिक्स, इन सारे ही गेम्स के बारे में इसमें बताए गए हैं। और जो ओडिसी है उसमें हमें फर्स्ट लिटरेरी रेफरेंस मिलता है एथलेटिक कंपटीशन का। मतलब लिखा हुआ जो पहला रेफरेंस है ना एथलेटिक कंपटीशन का, वो हमें ओडिसी में मिलता है। ठीक है। और जो इलियाड है, इलियाड के अंदर हमें मिलती है एक स्टोरी जिसका नाम है ट्रोजन वॉर। ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो कि काफी फेमस है। और मतलब अलग अलग उसमें मतलब स्टोरीज में अलग अलग थोड़ा डिफरेंट वे में बताया जाता है, लेकिन मतलब एक मेन जो इस कहानी का वो है वो मैं बता देता हूँ। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि अ, जैसे कि इसको ही मैं थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जिससे हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकें। तो एक वेडिंग होती है। ठीक है। उस वेडिंग में एक एरिस नाम की गॉडेस होती है। ठीक है, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब जो जैसे लड़ाई वड़ाई लगाने की जो होती है ना, चुगली करने वाली, उस टाइप की जो उसकी एक गॉडेस होती है। तो वो क्या करती है, एक गोल्डन एप्पल उधर से उस वेडिंग में फेंक देती हैं।
और बोलते हैं कि ये जो एप्पल है ना, ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है। ठीक है, तो वहां पे तो बहुत सारी अलग अलग रानियां आई रहती है उस शादी में, और वो इसीलिए फेंकती भी हैं क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया रहता है उसमें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई शादी में लड़ाई हो, तो इसीलिए उसको कोई बुलाता नहीं है। तो उस एप्पल को फेंक देती हैं। तो अब भाई डिसाइड कौन करे कि ये एप्पल किसका होगा, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारी रानियां होती हैं। तो फिर जो वहाँ के जो लोग होते हैं, तो मतलब एक तरह से वो जो वेडिंग हो रही होती है, तो वो वेडिंग भी देवी देवताओं की हो रही होती है। तो बोलते हैं कि भाई कोई जो ह्यूमन बीइंग होगा ना, वो ही डिसाइड करेगा कि ये एप्पल किसका होना चाहिए। तो फिर तीन रानियां होती हैं उस वेडिंग में। तो फिर एक जो पेरिस ऑफ ट्रॉय, जो ट्रॉय जो सिटी होती है, वहां का एक वो रहता है, मतलब एक जो, मतलब कहने को तो राजा रहता है, पर वो पहले कहीं और रह रहा था। तो जो पेरिस नाम का जो लड़का रहता है, उसको चूज करते हैं कि भाई ये चूज करेगा कि सबसे सुंदर कौन है। ठीक है, तो वो जो तीन रानी रहती है उसमें से वो एक रानी को चूज करता है, एफ्रोडाइट जो रानी का नाम रहता है। ठीक है, और वो उसको प्रॉमिस करती है कि अगर तुम मेरे को चूज करोगे ना, मतलब सब अपनी अपनी बातें बताती है। एक कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होती है रानी, मतलब गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस होती है। एक गॉडेस ऑफ मतलब वॉर, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकती है। तो वो भाई उसका यंग एज रहती है, तो वो जो सबसे खूबसूरत रहती है गॉडेस ऑफ, एक तरह से मतलब बोल रहे हो ब्यूटी की जो गॉडेस है, उसको चूज करता है कि भाई यही है सबसे खूबसूरत। और वो इसलिए चूज करता है क्योंकि वो उसको प्रॉमिस करती है कि भाई वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है ना, वो मैं तुम्हें, मतलब वो तुम्हें मिलेगी अगर तुम मेरे को चूज करते हो। तो बाद में ऐसा होता है ये, जो कि होती है हेलेन। मतलब इस टाइम तक इनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं रहता है। उसके बाद फिर बहुत सारे इयर्स ऐसे ही चले जाते हैं, बीत जाते हैं। हाँ, और जो ये पेरिस होता है ना, तो पेरिस जब पैदा होता है, तो इनकी जो सिस्टर होती है उसको पहले से ही पता होता है कि ये जो पेरिस है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब कि एक तरह से कर्स है, ये हमारे लिए श्राप है। तो ये अपने पेरेंट को समझाती है, लेकिन भाई वो तो नहीं मारते, उनका तो भाई बेटा है तो कैसे मारेंगे। तो वो इनको एक पहाड़ियों में जाके छोड़ देते हैं। हालांकि फिर वहां पे ये बड़ा होता है, मतलब मरता नहीं है वहां पे। जो लोग रहते हैं वो उसको उठा के पाल पोस के बड़ा करते हैं, और काफी ये हैंडसम हो जाता है। फिर जब बाद में पता चलता है, तो राजा इसको वापस अपने घर ले आता है। तो जब घर ले आता है, तो फिर जो पेरिस है, वो स्पार्टा जाते हैं। स्पार्टन जो लोग होते हैं ना, वहां पे जाते हैं, एक ऐसी मीटिंग सी होती है। तो वहीं पे वो देखता है हेलेन को, जो कि वाइफ होती है किंग मेनेलस की। ठीक है, तो हेलेन होती है, मतलब हेलेन सबसे ब्यूटीफुल होती है। और हेलेन की शादी के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है भाई। हेलेन बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो उनकी शादी कैसे करें, तो सब कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत सारे राजा आते हैं। अब वो जो हेलेन के पापा रहते हैं, वो सोचते हैं यार किसी को भी चूज करेंगे तो हम बाकियों से लड़ाई हो जाएगी। तो पता नहीं कुछ ऐसी वो स्ट्रेटेजी लगाते हैं। तो बोलते हैं कि हेलेन चूज करेगी उसको जिससे भी शादी करनी है, लेकिन जब भी जिससे भी वो शादी करेगी, तो कभी भी अगर उसके ऊपर कोई भी लड़ाई हो गई या हेलन के ऊपर कोई भी खतरा हुआ, तो जो पूरी ग्रीस है ना, मतलब सारे जितने भी राजा हैं सारे आ जाएंगे उससे लड़ने के लिए। तो उस समय एक समझौता हो रहा है इस तरह का। ठीक है, तो जो पेरिस है, पेरिस जाता है, स्पार्टा जाता है, वहां से हेलन को उठा के ले आता है, ट्रॉय ले आता है उठा करके। और भाई अब किसी की रानी को आप उठा के ले आओगे तो इंसल्ट हो जाता है, तो ये इंसल्ट की वजह से एक वॉर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो किंग मेनेलस होता है, वो सभी को बुला लेता है, जिसमें सारे ग्रीक किंग्स होते हैं, हीरोज होते हैं। एक हीरो का नाम होता है एचलिस। और ये मतलब सबसे, मतलब पावरफुल योद्धा माना जाता है। मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि ये मर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब पैदा होता है तो ऐसा कुछ इनको वरदान रहता है। तो इनकी जो मम्मी रहती है, उनको बोला जाता है कि एक कोई सी, मतलब कोई नदी रहती है, कि उस नदी में इसको डुबा दो, तो जितना भी बॉडी पार्ट इसका डूबेगा, वो कभी भी उस पे कोई भी आंच नहीं आ सकती। तो इनकी मम्मी इनको एड़ी से पकड़ के पूरा नदी में डुबा के निकालती हैं। तो पूरी बॉडी तो इनकी स्ट्रांग हो जाती है, मतलब। लेकिन जो एड़ी रहती है, एड़ी इनकी बहुत कमजोर रहती है। तो इसी के वजह से वो जो एचिलिस टेंडन होता है ना हमारा हील्स में, वो इसी नाम से आया गया है। ठीक है, तो एक इनको बुलाते हैं लड़ाई के लिए, एक ओडिशियस होते हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इनको बुलाया जाता है। और भी लोग आते हैं। ठीक है, वही कि हेलन को वापस लेके आना है। फिर उसके बाद ये जाते हैं। पर जो ट्रॉय होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि जो ट्रॉय सिटी है ना, तो
इसकी जो पूरी बाउंड्री है ना, मतलब पूरी सिटी जो है, मतलब भगवानों ने बनाई है, देवताओं ने बनाई है, तो इसको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता, इसको कोई मतलब ब्रेक करके अंदर जा ही नहीं सकता। तो ये लड़ाई चलती है ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक। ठीक है। और जिसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, मतलब ये एचलिस की लड़ाइयाँ होती है काफी। ठीक है, फिर लास्ट में, हाँ लास्ट में एचलिस भी मर जाता है, और एचलिस को मारने वाला भी पेरिस होता है। मतलब सोचो, मतलब जिसको बिल्कुल भी कोई लड़ाई नहीं आती, जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, और मतलब पेरिस को ऐसा माना जाता है बहुत ही कमजोर, कुछ नहीं कर सकता, बट पेरिस एक तीर चलाता है, और जो जो विंड के जो गॉड होते हैं, वो उनकी वजह से ही वो जो तीर है वो इनकी एड़ी में जाके लग जाता है, तो ये मर जाता है। ठीक है, ये इनकी कहानी। उसके बाद जो ओडिसेस होता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, ये क्या करता है, एक, ये जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा हॉर्स बनता है, और इसको नदी के किनारे ऐसी रख के, जहाँ पे ये पूरे लोग रहते हैं, मतलब 10 सालों से जो लड़ाई चल रही है यहीं पे सब रहते हैं, तो यहाँ पे रख के और सारे चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब अगले दिन, और ये क्या कहते हैं, ट्रॉय के लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो वो सोचते हैं कि वॉर खत्म हो गई, और इस घोड़े पे ही वो लिख देते हैं कि ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। ठीक है, तो जो ट्रॉय के लोग रहते हैं ना, इस घोड़े को अंदर लेके चले जाते हैं। अब अंदर ले जाने के लिए भी ये उनने इतना बड़ा घोड़ा बनाया होता है कि ये गेट से जा ही नहीं सकता, तो इनको दीवार भी तोड़नी पड़ती है, तो ये दीवार दीवार तोड़ के अंदर ले जाते हैं इसको। फिर जब रात होती है, तो इसी घोड़े के अंदर ये ग्रीक सोल्जर जो रहते हैं, वो सारे छुपे रहते हैं। ठीक है, और रात में ही निकलते हैं, और जो मेन एंट्रेंस है उसको खोल देते हैं, और जो भी सारे वापस गए थे, जो स्पार्टन्स थे, वो वापस आ जाते हैं, और उसके बाद अंदर घुस के वो जो भी है लड़ाई वड़ाई, अब तो एंट्री मिल गई, तो फिर वो इसको ट्रॉय को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब रातों रात जो है पूरा ट्रॉय खत्म हो जाता है, सब कुछ जला देते हैं, सब कुछ हो देते हैं। उसके बाद फिर हेलन को वापस लेकर के आ जाते हैं। तो ये एक इसकी स्टोरी है, जो कि इलियाड में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी है, अ, क्या नाम है, ट्रॉय ही नाम है शायद से मूवी का। ठीक है, तो काफी अच्छी मूवी होगी, देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा पहला पीरियड था, होमर पीरियड, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है स्पार्टन पीरियड। ठीक है, स्पार्टन पीरियड को ही ये टोटलिटेरियन पीरियड भी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें जो सारी पावर्स होती है ना, चाहे वो पब्लिक की हो, प्राइवेट हो, तो सारी पावर किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, मतलब वो ही सबको सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो इस टाइप का ये पीरियड था। ठीक है, डिक्टेरियल कह लो, जैसे कि मतलब ये डेमोक्रेटिक नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, और जो रिवर है, यूरोटस रिवर, इसके बैंक्स ऑफ यूरोटस रिवर के पास में सिचुएटेड था। ठीक है, ये भी आ जाता है कि जो स्पार्टन पीरियड जो था, मतलब जो स्पार्टा था, वो कहाँ पे सिचुएटेड था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। फिर उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनकी फिलॉसफी थी मैन ऑफ एक्शन। उनकी फिलॉसफी मैन ऑफ विजडम थी ही नहीं कभी भी, कि उनको नहीं मतलब था इंटेलेक्चुअली कितना वो होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। उनका पहला काम ही यही था कि भाई फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट सोल्जर, मतलब उनका था कि भाई फाइनेस्ट वॉरियर प्रोड्यूस करना है, और फर्स्ट सोल्जर प्रोड्यूस करना है, इसके बाद ही कोई और चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद लाइफ बिलोंग टू द स्टेट, नॉट द इंडिविजुअल, कि हर एक जो जितने भी स्पार्टन्स थे, उनकी लाइफ स्टेट को बिलोंग करती थी, ना कि उनको, कि स्टेट के लिए अगर जान देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी। फिर अगोग, जो उनका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था ना, उसको अगोग बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है पीडियोमिनस, मतलब देखो थोड़ी ये क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, तो इतने अच्छे से मेरे भी नहीं होंगे, बट जो ये था, मतलब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ अगोग थे ना, उनको ये कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो ये माउंट टाइगुटस और टाइग्रिस भी कहीं कहीं लिखा आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो भी वीक बेबी होते थे ना, इन्फेंट्स होते थे, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ और वो वीक है, मतलब उनने एनालाइज किया कि भाई ये बड़ा होके एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, तो उसको यहाँ से फेंक दिया जाता था। मतलब कि भाई फाइनेस्ट ही हमें चाहिए, थोड़ा भी मतलब हम वीक नहीं हम रखेंगे अपने स्टेट में। ऐसा था उनका, ऐसी फिलॉसफी थी उनकी। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन टाइमलाइन। तो 0 to 7 इयर्स जो है एजुकेशन मदर प्रोवाइड करती थी। ठीक है, घर में ही रह के उसकी माँ ही एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। उसके बाद 7 to 12 इयर्स में फिर बैरक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, मेनली रेसलिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, इन चीजों के लिए। ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं। हाँ, तो जो स्पार्टन पीरियड था उसका जो फिलॉसफी थी, मैन ऑफ एक्शन, फर्स्ट सोल्जर प्रोड्यूस करना। और यूरोटस रिवर के बारे में देख ही लिया आपने, माइंड माउंट टाइगोटस भी देख लिया। उसके बाद 0 to 7 में क्या कहते हैं, मदर प्रोवाइड करती थी एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद 7 to 12 में क्या कहते हैं, बैरक्स में चले जाते थे बच्चे, जहाँ पे रेसलिंग और ये सारी ट्रेनिंग, मतलब ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। फिर एज 12 to 20 में सोल्जर ट्रेनिंग होती थी, इसी में पेनक्रेशन भी आ जाता था। और एट द एज ऑफ 20 पे उसको सोल्जर ऑफ द सिटी मतलब बोलते थे, जब वो जो बच्चा था वो बड़ा होके जब उसके 20 इयर्स का हो जाता था, और 20 इयर्स के बाद जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी, तो उसको सोल्जर ऑफ द सिटी कहा जाता। ठीक है। और दो तीन बातें और हैं इसमें। हाँ हाँ, 20 इयर्स की एज में सोल्जर ऑफ द सिटी। और वुमेन जो थी वो शादी तो कर सकती थी 20 पे, टू प्रोड्यूस हेल्दी बॉयज, हेल्दी बेबीज भी नहीं, हेल्दी बॉयज। ठीक है। उसके बाद 20 की एज में जो है लड़कियां शादी कर सकती थी। और सोल्जर ऑफ द स्ट्रीट, हाँ ठीक है। और जो एज ऑफ 20 पे ही फुल सिटीजन आप बन सकते थे स्पार्टन के। ठीक है। और 30 इयर्स की एज के बाद ही आप अलाउड थे शादी करने के लिए, बट उसके बाद भी आप अ, अपनी वाइफ के साथ रह नहीं सकते थे। ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक डांसेस होते थे, बेबासीज, जिसको जिम्नास्टिक्स डांस बोला जाता था। उसके बाद हॉर्मोस और कैरेटिस, रिलीजियस डांस होते थे। उसके बाद फेरिक डांस, मार्शल आर्ट और वार वॉर डांस होते थे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है। देन अर्ली अथीनियन पीरियड आ जाता है। ठीक है, स्पार्टन पीरियड खत्म होता है, देन उसके बाद आता है अर्ली अथीनियन पीरियड। ठीक है। अर्ली एथेनियन पीरियड को ही क्या क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। जो एथेंस का मतलब एथेंस का जो सेंटर है ना आर्ट और कल्चर का, वो मतलब एथेंस को ही बोला जाता है ग्रीक के आर्ट और कल्चर का। उसके बाद जो सिटीजन्स होते थे, ठीक है, एथेनियन पीरियड में जो ग्रीक सिटीजन होते थे उनको बोला जाता था नोबल्स। ठीक है। द एथेनियंस बिलीव्ड इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इनको तो भाई इनका कोई एम नहीं था कि भाई हमें तो सोल्जर प्रोवाइड करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इनका एम था भाई फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से हमारे सिटीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। देवर डेमोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक भी नहीं थे। मतलब इनके पास ऐसा नहीं था कि जो तुम्हारी लाइफ है वो स्टेट को बिलोंग करती। यहाँ डेमोक्रेसी थी, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी। ठीक है। बट देयर डेमोक्रेसी वॉज मेंट ओनली फॉर इंडिविजुअल ऑफ ग्रीक ब्लड ओनली। मतलब क्या, कि भाई जो ग्रीक के लोग हैं ना उन्हीं के लिए है डेमोक्रेसी। अगर कोई बाहर से आएगा ना तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है उसके लिए। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जब कोई बाहर से भी आता है तो उसके लिए भी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसके भी राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन क्या था, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम, मिलिट्री ट्रेनिंग प्लस मेंटल ट्रेनिंग। ठीक है। Athenian believed in all-round development and were free to take up any trade profession. वो कुछ भी चूज कर सकते थे अपनी मर्जी से। एथिक्स, जो कि मतलब मोरालिटी के बारे में पढ़ाई करना। एस्थेटिक्स, फिलोसफी ऑफ ब्यूटी होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स,
कंप्राइज्ड कंप्लीट एजुकेशन इन एथेंस। मतलब यहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन होती थी। ठीक है, और एथेनियन एजुकेशन सिस्टम कैसा था? तो एट द एज ऑफ 7 बॉयज एंटर्ड पेलेस्ट्रा। ठीक है, जो पेलेस्ट्रा होता था वो रेसलिंग स्कूल जो होता था उसको बोलते थे। ठीक है, रेसलिंग स्कूल को पेलेस्ट्रा बोलते थे, और डिडास्लम जो होता था वो होता था म्यूजिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद 13 to 16 ईयर्स में जो है लेक्चर्स ऑन इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स। जो 13 to 16 ईयर्स की एज हो जाती थी तो लेक्चर्स मतलब इनके ऊपर क्लासेस होती थी, मतलब इनके ऊपर उनको एजुकेशन प्रोवाइड होती थी, जो इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स होते थे। ठीक है, फिर 16 to 18 ईयर्स की एज में उनको फिलोसफी के बारे में बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, और एट द एज ऑफ 18 वो मिलिट्री ज्वाइन करते थे। हाँ, 2 ईयर्स के लिए इनको ये ज्वाइन करना पड़ता था। और वहां पे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उनको पेडियो ट्राइब बोलते थे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और जो टीचर ऑफ आर्चरी थे उनको टोक्सोटोस बोला जाता था। और जो फेमस गेम्स थे वहाँ पे फुट रेसिंग होती थी, बॉक्सिंग होती थी, पेंटाथलॉन होता था जिसमें 5 इवेंट्स होते थे: लॉन्ग जंप, जेवलिन, डिस्कस, फुट रेस एंड रेसलिंग। ठीक है, और कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि भाई वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन था, और मोस्टली मड बाथ जो होता था। ठीक है, मतलब वो कीचड़ सैंड मिट्टी का ऐसे बाथ होता है वैसा था। ठीक है, उसके बाद एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स जो पेन हेलेनिक गेम्स थे उसकी भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस थे। तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता था? तो जो उसमें पार्टिसिपेशन का रूल था वो था कि भाई फ्री बॉर्न ग्रीक मैन ओनली। यानी कि एक तो जो ग्रीक मैन होना चाहिए, उसके बाद फ्री बॉर्न मतलब कि वो किसी का भी गुलाम नहीं होना चाहिए, या मतलब किसी के भी अंडर नहीं होना चाहिए। वो उसने कोई भी ऐसी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया हो जिसकी वजह से वो किसी और के अंडर में आ रहा हो, या किसी ने मतलब खरीद लिया हो, या कुछ भी ऐसा कैसा कोई स्लेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेंट हैड टू बी हेलेनिक ओरिजिन। हेलेनिक ओरिजिन वही होता है जो ये कल्चर फॉलो करते हैं ग्रीक का। ठीक है, उसके बाद स्पीक ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज में आनी चाहिए, और ट्रेन फॉर 10 मंथ्स प्रायर टू द गेम्स। भाई 10 मंथ पहले से ही उसको ट्रेनिंग करनी होती थी, इसी में ही जो इनका ये था, मतलब जो इनका स्टेडियम था या जो भी ट्रेनिंग का वो था कैंपस था उसी में इनको ट्रेनिंग करनी होती थी। ठीक है, और उसके बाद स्लेव्स, फॉरनर, मैरिड वुमेन वर फॉरबिडन फॉर competing विद, हाँ, मतलब कि जो फॉरेनर्स थे और जो मैरिड वुमेन्स थी ये सब देख भी नहीं सकती थी इसको। मतलब फॉरेनर्स वगैरह आते थे देखने के लिए बट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और वुमेन आल्सो बैंड फॉर अटेंडिंग द रेयर, मतलब कि ऐसा था कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं कि भाई वुमेन्स का भी वो था कि वो देख सकती थी, बट ऐसा मोस्टली जो लिटरेचर्स वगैरह में है तो भाई वुमेन्स भी बैन थी। यहाँ पे मैंने क्लियरली वैसे मेंशन कर दिया है। तो कि पार्टिसिपेशन रूल्स क्या कहते हैं वहाँ के? तो एक तो सिर्फ मेल पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद उनका जो ओरिजिन होना चाहिए वो ग्रीक का होना चाहिए, और उनको अपना हेलेनिक डिसेंट भी प्रूव करना होता था कि हम ग्रीक ओरिजिन के ही हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? तो एक तो जो 10 मंथ्स की ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, और जो फाइनल मंथ होता है वो ओलंपिया में ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी। ठीक है, उसके बाद नीडिटी। तो जो जितने भी एथलीट्स थे वो नेक्ड ही परफॉर्म करते थे, सारी ही जो भी एक्टिविटीज होती थी, जो कि एक फेयरनेस को वो करता था, शो करता था कि भाई सारे ही पार्टिसिपेंट हैं वो फेयर गेम प्ले कर रहे हैं। किसी ने भी कुछ एक्स्ट्रा किसी भी इक्विपमेंट का यूज नहीं किया है, कुछ इस तरह से इसको वो करते थे। और क्या क्या है भाई, नेक टू डिस्प्ले फिजिकल पावर
एंड शो ओनर प्रैक्टिस दैट रिस्ट्रिक्ट फीमेल अटेंडेंस। और इसकी वजह से ही जो है फीमेल्स को मतलब देखने भी नहीं दिया जाता था, ये सारे गेम्स जो होते थे। उसके बाद द चायरेट लूप होल, तो ये एक लौता ऐसा लूप होल था जिससे कि वुमेन भी विनर हो सकती थी। तो ऐसा होता था कि जो भी मतलब अभी भी ऐसा ही होता है कि जो घोड़ा होता है, तो जो क्या कहते हैं इस जब भी घोड़ा कोई जीतता है तो इसको चलाने वाला नहीं जीतता है, जो इस घोड़े को ओन करता है वो जीतता है। तो वैसे वैसे ही चैरिट रेस में भी होता था। और इसी वजह से एक वो थी, कोई रानी थी, वो बार बार जीतती थी, तो इसका वो कर दिया था कि वो सबसे अच्छे चैरिट पे अपना मतलब वो कर लेती थी, खरीद लेती थी, और वो हमेशा ही जीत जाता था, कुछ ऐसा था। उसके बाद कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था? वुमेन प्रोहिबिटेड थी, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। नॉन ग्रीक, जो भी ग्रीक ओरिजिन के नहीं थे, और जो ग्रीक नहीं थे उनको वो बारबेरियंस बोलते थे। ठीक है। उसके बाद जो भी स्लेव्स हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे। कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स, जिन्होंने कोई क्राइम किया है या कुछ भी ऐसा किया है जो कि वहां पे बैन है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद ड्यूरिंग जब ये एंशियंट ओलंपिक चलता था, मतलब जो पेन हेलेनिक फेस्टिवल जब चलता था, तो एक ट्रूस जो है ना, ट्रूस ट्रूस को वो कर दिया जाता था, मतलब कि एक सेक्रेट ट्रूस माना जाता था। वो लागू कर दिया जाता था, जिसकी वजह से सारी ही वॉर्स जो हैं वो रोक दी जाती थी, और जिसकी वजह से जितने भी एथलीट्स हैं या जो भी ऑडियंस है उसको देखने के लिए जो बाहर दूर दूर से आ रही हैं, वो सब इजीली आ पाए और किसी भी तरह का उन पे अटैक ना हो, और उनकी लाइफ को कोई भी खतरा नहीं हो। ठीक है। ड्यूरिंग द एंशियंट ओलंपिक अ सेक्रेड ट्रूस नोन एज एकहारिया, ठीक है, उसको बोलते थे, जो सेक्रेड ट्रूस होता था इनका, उसको इस्टेब्लिश किया जाता था, जिसकी वजह से वो इजीली इस ओलंपिक्स को कंडक्ट करते थे। और ये स्टार्ट हुआ था 776 बीसी में। और ऐसा नहीं है कि भाई सारे ही वॉर्स रुक गए थे, कुछ कुछ होते भी थे, लेकिन ये था कि उसके लिए जो है स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जिसकी वजह से लोग मतलब कोशिश करते थे कि ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है। और क्या क्या था उस टाइम पे? हाँ, ट्रूस का जो मतलब होता है वो होता है कि भाई एक टेम्पररी एग्रीमेंट होता है बिटवीन अपोनेंट्स जो भी लड़ाई कर रहे हैं, तो कुछ पीरियड के लिए वो नेगोशिएट करके उस वॉर को रोक देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद द ओलंपिक्स। अब जो पेन हेलेनिक फेस्टिवल है वो 4 तरह का होता है, तो उसमें से जो फर्स्ट फेस्टिवल होता था वो था द ओलंपिक्स। ठीक है, मतलब ओलंपिक्स होता था। और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, चारों फेस्टिवल्स में से ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ओलंपिक्स जो है वो ओल्डेस्ट ऑफ अमंग फोर है। उसके बाद इसकी लोकेशन क्या थी? तो हेल्ड एट स्टेडियम एट ओलंपिया। ठीक है, और इसको ओलंपिया स्टेडियम भी बोलते थे। ठीक है, जो कि एलिस में था। और जो इसका ट्रैक जो था उसको स्टेड बोलते थे, जो कि 192 मीटर्स और 210 यार्ड्स का। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कहाँ पे होता था ये, और जो वहाँ का ट्रैक था उसको क्या बोलते हैं, और वो कितने मीटर्स का है। उसके बाद दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न स्टेडियम एज इट इज रीबिल्ट फॉर मॉडर्न ओलंपिक्स इन 1980 1896 में। तो इसी स्टेडियम को यूज किया था जो हमारा फर्स्ट ओलंपिक हुआ था ना, 1896 में, एथेंस में। तो इसी स्टेडियम को रीबिल्ड किया गया था, जो कि मतलब एक तरह से उनका जैसे बोलते हैं ना कि किसी का रीबर्थ हुआ है, तो उसको शोकेस करने के लिए। ठीक है, और इसको रीनेम किया पैना एथेनिक स्टेडियम के नाम से। ठीक है। और इसमें जो प्राइज मिलता था वो था ऑलिव फ्रिथ, एक तरह का मतलब ऐसे ताज सा बनाया जाता था ऑलिव लीफ से, और ये जितने भी विनर्स होते थे उनको दिया जाता था। ठीक है। और ये ओल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल फोर गेम है, ये बता ही दिया मैंने आपको। और किसके ऑनर में होता था ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये ज्यूस के ऑनर में होता था, जो कि किंग ऑफ गॉड्स थे, मतलब सारे ही गॉड्स के किंग थे। ठीक है।
और टाइमलाइन क्या थी, इससे भी क्वेश्चन आ जाते थे, मतलब नेट एग्जाम में आ जाता है कितनी बार टाइमलाइन का। तो जैसे कि मैं थोड़ा यहाँ पे बना के, कहाँ पे चल रहा है, चलो मैं नीचे वाले में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। टाइमलाइन था ये, हर एक 4 ईयर में होता था, मतलब 4 साल बाद होता था। और ऑलमोस्ट ये 776 to 9 393 AD तक चला था, जो कि ऑलमोस्ट 1000 years था, ठीक है। और इवेंट्स क्या क्या थे, तो फुट रेस, पेंटाथलॉन, जो कि 5 गेम्स का कॉम्बिनेशन होता था, रेसलिंग, बॉक्सिंग, और पेनक्रेशन भी 2 गेम्स का कॉम्बिनेशन होता था, और चैरिट रेसिंग, ये सारे गेम्स होते थे। पार्टिसिपेंट्स बताई दिए ऊपर कौन कौन हो सकते हैं। फिर है स्थीमियन गेम, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो टाइमलाइन होती थी वो थी, मान लो ये 4 गेम्स, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, इस पूरे को हम बोलते थे मतलब ओलंपियाड, ठीक है। ये एक ओलंपियाड है, ये 4 साल में मिलाकर। फर्स्ट ईयर में हमारे ओलंपिक्स होते थे, सेकेंड ईयर में हमारे स्थीमियन गेम्स होते थे, और सेकेंड ईयर में ही हमारे नीमियन गेम्स भी होते थे, ठीक है। नीमियन गेम्स भी होते थे। और थर्ड ईयर में हमारे एक कौन सा बच जाता है हमारा, हाँ पाइथन गेम होता था। और फोर्थ ईयर में अगेन स्थीमियन गेम्स और नीमियन गेम्स दोनों होते थे। तो सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में तो 2 फेस्टिवल्स होते थे, और फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में सिंगल फेस्टिवल, ठीक है। ऐसे करके इसका टाइमलाइन। अब अब हम देखते हैं स्थीमियन गेम, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या थी, तो कॉर्निथ है, द सेंचुरी ऑफ पोसाइडन। मतलब कि ऐसा बोला जाता है, जो मतलब जितने भी गेम्स होते थे ना, उसको जो भी उनके जो जिनके ऑनर में होता था, जैसे कि जो स्थीमन गेम्स था वो पोसाइडन के ऑनर में होता था। तो सेंचुरी ऑफ पोसाइडन मतलब कि जहाँ पे पोसाइडन रहते हैं, या उनका जो एरिया है, मतलब जैसे कि शिव जी जैसे कैलाश पे रहते हैं, तो ये फेस्टिवल भी वहीं पे होता था, ऐसा करके इसको ऐसे बोला जाता था, ठीक है। जो कि इस्थीमिया, ये क्या कहते हैं, इस्थीमिया में होता था, जो एक ये कॉर्निथ करके जो जगह है ना, उसी के पास पड़ती थी, इसीलिए इसका लोकेशन है कॉर्निथ करते हैं। बट कई बार ये आ जाएगा, इस्थीमिया भी आ जाएगा, तो ये दोनों ही इसकी लोकेशन थी, ठीक है। और ऑनर करते थे पोसाइडन को। पोसाइडन कौन थे, तो गॉड ऑफ सी एंड अर्थक्वेक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या थी, हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। एवरी 2 ईयर में कैसे हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ओलंपिया हो गया, फिर सेकेंड ईयर में ये हो गया, और फिर थर्ड ईयर में पाइथन गेम्स हो गए, फिर फोर्थ ईयर में अगेन होता था। तो हेल्ड एवरी 2 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर छोड़ के फिर फोर्थ ईयर पे, तो हर एक 2 साल में ये होता था, ऐसे करके इसकी फ्रीक्वेंसी थी। और इसमें पाइन व्रेथ होती थी, मतलब जो पाइन की लीव्स होती हैं, उससे ये ऐसे करके ताज की तरह से बनाया जाता था। और ये एक तरह का कल्चरल इवेंट था, जिसमें मतलब म्यूजिक वगैरह इन सारा का होता था। फिर धीरे धीरे बाद में इसमें एथलेटिक्स और इक्वेस्टेरियन, ये सारे कंपटीशन भी ऐड कर दिए। फिर आ जाते हैं हम पाइथन गेम्स, जो कि थर्ड ईयर में हो रहा है। लोकेशन एट डेल्फी, डेल्फी नाम की एक जगह थी, वहां पे होता था, टू ऑनर गॉड अपोलो, गॉड ऑफ म्यूजिक थे जो कि, ठीक है। और जो इसमें प्राइस था वो था लॉरेल ब्रेथ, ये जो ताज की तरह होता है। मतलब आपको ये कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, कि भाई पाइथन गेम्स में क्या प्राइस होता था, और कौन से गॉड को ऑनर करने के लिए होता था, और कौन सी लोकेशन पे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए। और पर्पस क्या था, टू सेलिब्रेट द माइथोलॉजिकल स्लेइंग ऑफ पाइथन बाय अपोलो। जो अपोलो गॉड जो थे, उन्होंने एक ये पाइथन नाम का स्नेक या ऐसा कुछ, जो भी आप कह सकते हो, जो एक डेविल
जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज है हमारे इंडिया में काफी सारी, तो वैसे ही वहां पे भी एक स्टोरी है कि गॉड अपोलो ने इनको मारा था। तो उसी के मतलब उसी को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के लिए इसको इस गेम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोकस क्या था? ये एक ओरिजिनली म्यूजिक फेस्टिवल था। लेटर एडेड चैरिट एंड हॉर्स रेसेस। इसमें भी मतलब पहले एक म्यूजिक फेस्टिवल था, उसके बाद इसमें ये सारी चीजें ऐड करी गई। फ्रीक्वेंसी हेल्ड एवरी 4 ईयर। अब ये सिर्फ थर्ड ईयर में हो रहा है। एक ओलंपियाड में थर्ड ईयर में हुआ, फिर दोबारा सेकंड ओलंपियाड जो होगा उसमें भी थर्ड ईयर में हुआ। तो थर्ड ईयर से फिर फोर्थ ईयर पे कुछ नहीं हुआ, फिर फर्स्ट ईयर पे कुछ नहीं हुआ, फिर सेकंड पे कुछ नहीं हुआ, फिर थर्ड पे हो रहा है। तो ऐसे करके ये एवरी फोर्थ ईयर में होता है। ठीक है, 1 2 3 एंड देन फिर आ जाते हैं नीमियन गेम्स। ठीक है, ये कहाँ पे होता था? तो ये होता था एरगोलिस में। द साइट इंक्लूडेड अ स्टेडियम, अ टेम्पल ऑफ Zeus एंड अ हॉस्टल, जिसको बोलते थे जेनोन फॉर एथलीट्स। एथलीट्स के लिए ये हॉस्टल होता था। ये सारी चीजें इसमें वो करते थे। और जो ये नीमियन जो जगह है, ये एर्गोलिस में थी या एर्गोलिस के पास थी, मतलब ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें आती। तो या तो लोकेशन में नीमियन मतलब मोस्टली तो आपको एर्गोलिस मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे नीमियन भी आ जाएगा। क्यों नीमियन इसलिए नहीं आता? क्योंकि ऑलरेडी नीमियन गेम से तो बहुत इजीली कोई भी मतलब बता देगा, हाँ। इसीलिए एर्गोलिस ज्यादातर आता है। टू ऑनर गॉड जियोस। ठीक है, इनके ऑनर में होता था, ये भी याद रखना है। और प्राइज क्या मिलता था? तो क्लैरी व्रत करके ये ऐसे एक ताज सा बनाया जाता था उनकी लीव्स से। और सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है हरक्लीज और जो नीमियन लॉयन, मतलब एक स्टोरी है जिसमें जो हरक्लीज होता है, मतलब ऐसा होता है कि जो हरक्लीज होता है ना, ये अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। मतलब अपनी वाइफ को और दो बच्चे होते हैं इनके, उन दोनों को मार देता है, बट ये गलती से मार देता है और उसके बाद इसे बहुत पछतावा होता है। तो जो वहां का जो राजा होता है उसके पास जाते हैं कि भाई ठीक है, मेरे को जो भी सजा देनी है आपको दे दो। तो उन्होंने 12 लेबर के नाम से जाना जाता है। 12 लेबर दिए थे इनको। उसमें से जो पहला लेबर था वो यही था कि भाई जो नीमियन लॉयन है ना, आपको इसको मारना। और ये लॉयन ऐसा था कि जो इसकी स्किन थी ना, वो ऐसी स्किन थी जो जिसमें कोई भी मतलब कोई भी हथियार काम ही नहीं लगता था। मतलब वो अनब्रेकेबल थी, उसको मतलब किसी भी तरह से वो मारा नहीं जा सकता था इस लॉयन को। और ये बहुत ही खतरनाक हुई। तो ये जाते हैं तो अ, गुफा के बाहर वेट करते हैं। फिर लॉयन बाहर आता है। मतलब एक तो इस लॉयन से हर कोई डरता था, तो इस लॉयन को पता था कि कोई भी मेरे पास आएगा ही। बट ये वहीं पे वेट करते हैं कि ये बाहर आएगा तो इसको मारेंगे। तो ये कोशिश करते हैं एरो वगैरह से मारने की, बट इसे कुछ नहीं होता है। फिर ये वापस चला जाता है। तो लास्ट में ये इसी की गुफा में जाकर के अपने हाथों से इसे मारते हैं। और उसके बाद मारने के बाद इसी की स्किन को पहन लेते हैं और वो इनका एक आर्मर बन जाता है। तो ये स्टोरी है इसके पीछे, और इसीलिए इसका नाम नीमियन गेम्स है एक तरह से। हरक्यूलिस की जो ये स्टोरी है इसको सेलिब्रेट करने के लिए होता है। तो हो सकता है टू ऑनर गॉड ज्यूस और समटाइम्स हरक्यूलिस भी आ जाए लिखा हुआ। ठीक है। ये क्या है? वन ऑफ द लेबर्स ऑफ हरक्यूलिस वाज टू किल द नीमियन लॉयन, अ बीस्ट विद एन इम्पेंट्रेबल हाइड। मतलब कि किसी भी तरह से पेंट्रेट नहीं कर पाते थे इसकी स्किन को। और ये हर एक 2 साल में होता था, जो कि सेकंड और फोर्थ में होगा। ठीक है, और प्राइस बता ही दिया। और मॉडर्न डे सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो ये साइट है जहाँ पे ये गेम होता था ना, फीचरिंग द टेम्पल ऑफ Zeus, जो इसका जो टेम्पल है यहीं पे Zeus का, एंड एंशियंट स्टेडियम इज ओपन टू विजिटर्स। मतलब इसको एक तरह से म्यूजियम की तरह बना रखा है वहां पे, जहाँ पे आज भी विजिटर्स जाते हैं देखने के लिए। फिर ये ओलंपिक खत्म कैसे हो गए? तो खत्म ऐसे हुआ, एक तो ये आ जाता है, डेट आ जाती है भाई कब खत्म हुआ था। तो 393 AD, समटाइम्स 394 AD भी आएगा कहीं लिखा हुआ, या ऐसे आ जाएगा कि 393 और ऐसे /394 ऐसे आ जाएगा। किसने खत्म किया था? तो थियोडियस वन ने खत्म किया इस गेम को। ठीक है। पगानिज्म डिक्लेयर्ड इलीगल। जो पगान लोग होते थे, जो ग्रीस के होते थे,
उनकी जितनी भी चीजें थी, मतलब पगान ऐसा होता था कि जो मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं ना, जैसे हम भी अलग अलग गॉड्स को मानते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन में अलग अलग गॉड्स हैं उनकी वर्शिप करते हैं, तो वैसे ये भी करते थे। जैसे आपने देखा ही हुआ, गॉड ऑफ सी, गॉड ऑफ म्यूजिक, ऐसे ऐसे करके अलग अलग गॉड्स थे। तो जो भी ऐसे लोग थे, इस तरह के लोग थे, तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था रोमन एम्पायर ने, क्योंकि उन्हीं ने अटैक किया था। और ऑलमोस्ट ये 1000 years तक चला था। Ban on pagan festival. As a Christian ruler, he banned the games as a part of campaigning to eliminate pagan festival. जो रोमन रूलर थे, उन्होंने इस एक कैंपेन चलाया कि भाई इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है, इनके रिचुअल्स को और इनके फेस्टिवल्स को। फिर टेम्पल क्लोज्ड एंड रिचुअल स्टॉप। सारे टेम्पल्स थे उनको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम लेटर एथीनियन पीरियड पे। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन तो ये आता है भाई, गोल्डन एज ऑफ ग्रीस, गोल्डन एज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऐसे ऐसे करके आएगा। तो जिसमें भी आपको गोल्डन एज दिख रहा है तो वो लेटर एथेनियन पीरियड ही होता है। ठीक है। और ऑल्सो नोन एज, इसी एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो तो मेन पॉइंट है इस, मतलब इसके लेटर एथेनियन पीरियड। रेज ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, आर्ट एंड स्कल्पचर। इस टाइम पे अब भाई इंटेलेक्चुअल चीजें बहुत ही ज्यादा, मतलब उसका रेज हो रहा था, मतलब ये क्या कहते हैं, फिलोसफीज आ रही थी, अलग अलग फिलोसफर आए, तो इस सारी चीजों का मतलब बहुत ज्यादा इस टाइम पे बोलवाला सा हो गया था। और इस टाइम पे भाई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये सारे मतलब कॉमन सब्जेक्ट बन चुके थे कि फिजिकल एजुकेशन में ये सारी चीजें पढ़नी ही। फिर जो प्रोफेशनलिज्म टुक ओवर। तो जो ये गेम्स जितने भी होते थे ना, जो भी फेस्टिवल होते थे, अब धीरे धीरे ये प्रॉफिटेबल एक बिजनेस बनता जा रहा था। मतलब इंस्टेड ऑफ इसको एक फेस्टिवल की तरह देखने के बजाय एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इसको माना गया। मतलब कन्वर्ट करने लग गए थे लोग। ये लोग अब फिर देखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गए, पार्टिसिपेशन में कम इंटरेस्ट होने लग गया, ऐसे करके था। और जो फेमस इवेंट्स थे, तो ये एक ये क्वेश्चन आ जाता है, होपली टुडोरमिया, ये किसको कहा जाता था? तो जो जो इवेंट होता था जिसमें आर्मर पहन के मतलब रनिंग होती थी, पूरा कवच वच पहन के, तो उसको ये बोलते थे। और एक हाल्टर्स होता था जिसमें लॉन्ग जंप करते थे वेट्स पहन के, वेट्स कैरी कर गए तो। ठीक है। और एंड ऑफ एरा कैसे हुआ? द रोमन एम्पायर अटैक्ड, द ग्रीक एरा कोलैप्स्ड आफ्टर द बैटल ऑफ कोरिन्थ। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन से बैटल पे खत्म हुआ था, तो लास्ट बैटल ये था। ठीक है। और जो अलग अलग फिलोसोफर आए उस टाइम पे और थिंकर आए, उसमें से थे सोक्रेट, जिन्होंने बोला कि भाई फिजिकल ट्रेनिंग को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए एजुकेशन का। और एक उनने मतलब उनकी फेमसली सेड एक कहावत है, जैसे एजुकेशन विदाउट एथलेटिक्स इज बॉडी विदाउट सोल। कि भाई अगर बिना ही एथलेटिक के एजुकेशन अगर मिल रही है, तो वो ऐसे बॉडी है कि मतलब बॉडी तो है बट उसमें कोई सोल नहीं है। और प्लेटो ने रिकमेंडेड अ बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन फॉर मोरल परफेक्शन। ठीक है। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, प्लाटो। तो दोनों के बीच में जो फिजिकल जो एथलेटिज्म है और मेंटल जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, जब भी एक मोरल परफेक्शन हो। ठीक है। एरिस्टोटल ने फिजिकल एजुकेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला, लेकिन इन्होंने इसको आफ्टर लिटरेचर एंड म्यूजिक मतलब रखा, कि भाई पहले तो लिटरेचर और म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों चीजों के बाद। ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई जो गोल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो हैप्पीनेस ऑफ मैन होना चाहिए, कि एजुकेशन हम क्यों दे रहे हैं, जिससे भाई सारे लोग खुश रहें, मेन एम यही होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए। हिपोक्रेट्स, नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है। इन्होंने ही मेडिकल जिम्नास्टिक्स एंड एक्सरसाइज उस टाइम पे क्रिएट करी, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है।
तो यही हमारी क्लास अब खत्म होती है। और एंशियंट हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में से यहीं से सारे पॉइंट्स हैं और यहीं सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इससे एक अच्छा सा एक नोट्स अपने बना के रखिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लूज शीट में नोट्स बनाओ, जिससे कि कोई भी कुछ भी आपको अगर नया दिखता है तो आप उसको उसमें उस लूज शीट के जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर आप ऐड कर सको। ठीक है, अभी के लिए बाय। आप सभी अपना ध्यान रखें। गुड नाइट। टेक केयर।